गुड मॉर्निंग। बढ़िया हो? कितने बढ़िया हो? मैं 200% ठीक हूँ। उसका आधा आप है ना, 100%। चलिए अच्छा है। कल क्या पढ़ा था? ज्वार भाटा। क्या होता है ज्वार भाटा? वही तो नहीं होता ना जो मैंने बताया था, ज्वार की रोटी भाटे का साग। इक्वल टू ज्वार भाटा। हाँ, मैं कुछ और कर रहा था, बताओ। हाँ अतुल बताइए। स्प्रिंग टाइड क्या है? लहर जो आती है फिर जाती है और मजा आता है ना, यही होता है। तो उसको स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। हाँ बताइए। इसी को कहते हैं आनंद। तब सूर्य ग्रहण होता है जब तीनों क्या हो, स्ट्रेट लाइन में हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगता है। तो उस समय कौन सा ज्वार आता है? दीर्घ ज्वार आता है। वो स्प्रिंग टाइड है। और नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड की स्थिति कब कब बनेगी? अमावस्या और पूर्णिमा को। न्यू मून और फुल मून। ठीक है। और क्या देखा था उसमें? हाँ वो तो सबको पता है। फ्लड करंट क्या होगा? फ्लड करंट। पानी में उभार आए। जब समुद्र का पानी आए यानी ज्वार आए तो उसे फ्लड टाइड बोलते हैं, और चला जाए उसे एब। चलिए, कल देख लिया था मैंने जो बताया था आप लोगों ने। मैंने दिखा दिया था, आज वही पढ़ेंगे ना, कोरल रीफ। ठीक है। कोरल एंड कोरल रीफ। हमने देखा था कल समुद्र के अंदर बहुत अच्छी दुनिया है। जो पृथ्वी का जो आपका दो इकोसिस्टम होते हैं ना हमारे पास, मेनली दो ही मिलते हैं ना। पहला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या स्थलीय पारितंत्र है ना। स्थलीय पारितंत्र या पारिस्थितिकी। दूसरा कौन सा मिलेगा? एक्वाटिक। इसको बोलते हैं जलीय पारितंत्र। तो जितनी बायोडायवर्सिटी इसमें मिलती है उससे ज़्यादा कई गुना कहाँ मिलेगी आपको? समुद्र में मिलेगी। देखा है? कल देखा होगा है ना। इस पे हमें इसलिए पता है क्योंकि ये हमारे सामने है। हम देख लेते हैं लेकिन अंदर नहीं जाते हैं। लेकिन उससे कई गुना कई अच्छी सी बेहतर वाली मिलेगी ना। आपको अगर नेचुरल कलर देखने हैं तो वो सी के अंदर दिखेंगे। अगर आपको सच्चा वाला लाल कलर देखना है, ट्रू रेड कलर देखना है, ट्रू ब्लू कलर देखना है, ट्रू येलो देखना है, ग्रीन देखना है, तो वो सब कहाँ मिलेंगे आपको? समुद्र के अंदर। बहुत प्योर वाले। बाहर तो हम मिलावटी कर देते हैं ना। अंदर कैसे मिलेंगे आपको? नेचुरली मिलेंगे सब। नेचुरल ही मिलेंगे। ऐसा कल देखा था हमने। मछलियों के कलर देखे थे ना, कोई पीली थी। एक तो ऐसा था जैसे सर्दी में वो पट्टी बांधते हैं, ऐसे पट्टी बांध रखी थी उसने है ना। लेकिन वो कलर है उसका। तो बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको? इकोसिस्टम मिलेंगे। एक्वाटिक में बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलेगी। अब मिलेगा कहाँ ये कोरल्स? कहाँ मिलेंगे? समुद्र में भी कहाँ मिलेंगे? मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था जब अपन क्या पढ़ रहे थे, टॉपोग्राफी पढ़ रहे थे, रिलीफ फीचर पढ़ रहे थे ओशियन के। बनाया था ना एक।
बनाया था। ऐसा कुछ बनाया था हमने। ठीक है, ये हमारा सी लेवल था, ऊपर है ना। इनको कुछ नाम दिया था हमने, क्या क्या नाम दिया था? हाँ जी, यहाँ आपका पानी वाली सरफेस है ये। ठीक, इसको क्या कहा था? ये शेल्फ था, है ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये स्लोप था, कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये क्या था आपका? राइज था। और ये क्या था आपका? अबैशल प्लेन था, या इनको हम क्या बोलते हैं? डीप सी प्लेन। डीप सी प्लेन है ना, गहरे समुद्री मैदान। तो जो आपके कोरल्स हैं, ये कहाँ मिलेंगे? शेल्फ पर मिलेंगे, या स्लोप पर मिलेंगे, या आपके राइज पर मिलेंगे, या आपके प्लेन्स पर मिलेंगे? बताइए साहब। जो आपके कोरल्स हैं, जो हमने कल देखा था, जिसने कल वीडियो देखेगी उसको समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है ना। तो वो जो थे, वो कहाँ मिलेंगे आपको? यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, या यहाँ मिलेंगे, या यहाँ मिलेंगे, या यहाँ मिलेंगे? नीचे रहते हैं लेकिन ऊपर आ जाता है। अच्छा, ये क्या थी? ये रिज थी हमारी, है ना। ठीक है, ये क्या था? आइलैंड था। ये क्या था आपका? सी माउंट था। ये ट्रेंच थी। बताओ कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, या कहाँ मिलेंगे? सेल्फ पर। ईमानदारी से बताओ, रिवाइज करते हो घर जाकर? नहीं करते ना, इसलिए जवाब नहीं आ रहा। हाँ, हेमंत कुछ बोला आपने? मैंने बता दिया था पहले। आप लोग ना, कुछ नहीं, मैंने एक को डायग्राम बताया था आपको। जब हमने सी टेम्परेचर पढ़ा था, तो उसका क्या देखा था हमने? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। उसमें हमने जोन पढ़े थे। एक होता है आपका कौन सा? फोटिक जोन। और उसके बाद कौन सा होता है? अफोटिक जोन। फिर इस फोटिक के भी हमने दो पार्ट कर दिए थे। एक था यूफोटिक और दूसरा डिस्फोटिक। ठीक है, अब कुछ याद आ रहा है? कहाँ मिलेंगे कोरल्स? फोटिक जोन की गहराई कितनी है? फोटिक 200 मीटर। ठीक, यूफोटिक की कितनी है? 80 मीटर है ना। क्या है यूफोटिक जोन? जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। और डिस्फोटिक क्या है? प्रकाश तो जाता है, लेकिन उतना नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। तो वहाँ लाइफ होगी क्या? अब अब बताओ कहाँ क्या होगा, कहाँ मिलेंगे कोरल्स? शेल्फ की गहराई कितनी है?
जब तक ये डायग्राम समझ में नहीं आएगा कहाँ से समझोगे आप? घेरा मीटर, हाँ हाँ उतना ही है। तो कहाँ मिलेंगे सारी लाइफ? सब कुछ सेल्फ पे नहीं मिलेगा, इन चारों में ही मिलेगा। अब बताओ कैसे मिलेगा? डिपेंड करता है उनकी हाइट पर। अब देखो आपके ना इस पे भी मिल सकता है, अगर ये बढ़ता 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 इतना आ गया, इतना आ गया कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होने लग जाए तो कोरल्स यहाँ भी आ जाएंगे। कोई राइज आपका पानी में घेरा कम है, अगर उसकी हाइट ज़्यादा वहाँ तक प्रकाश आ रहा है, किस जोन में आ जाए वो आपका यूफोटिक जोन में आ जाए, तो वहाँ भी आपको कोरल्स मिलेंगे। स्लोप पर भी मिलेंगे और इस पर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। वो डिपेंड करता है वो कितनी गहराई के अंदर है। अगर आपका 200 से नीचे चला गया, फिर 200 से नीचे लाइफ नहीं मिलेगी। जितने भी आपको कोरल्स है वो सब कहाँ मिलेंगे? फोटिक जोन तक। क्लियर? प्रतिभा नींद आ रही है? क्लियर हुआ? कहाँ मिलेंगे? फोटिक जोन तक ही इनकी लाइफ मिलेगी, है ना। और उसमें भी ये कहाँ पर ग्रो करेंगे सबसे ज्यादा? यूफोटिक जोन। क्यों? प्रकाश संश्लेषण से क्या फर्क पड़ेगा भाई? हाँ सब कुछ वही है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो जीवन नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? कहाँ मिलेंगे पहचान लोगे ना? हाँ ठीक है। अब बताओ कोरल होते क्या है? कल जो देखा वही बता दो, है ना, जितना भी आपने समझा, जो वीडियो में देखा। कोरल, इसको हिंदी में प्रवाल बोलते हैं। ठीक है, इसको मूंगा भी बोलते हैं। ठीक है, बताइए क्या देखा आपने कल? एक जीव होता है, तो वो कोरल होता है। अच्छा, और कोई बताए भैया? क्या कुछ देख रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, हाँ बताएं। क्या बता क्या रहे हैं आप? मैं कोरल ही पूछ रहा हूँ, फिर उसमें कोरल शब्द थोड़ा ना आएगा। जिस चीज की परिभाषा बता रहे हो वो शब्द में नहीं आता है, उस लाइन में। याद रखना है ना, आप जिस चीज की परिभाषा लिख रहे हो उसी उसी को उस लाइन में नहीं लाना है। हाँ अंकित क्या बता रहे हो? हाँ जीव होते हैं भैया, मुझे पता है। ये क्या है? आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो आपके कहाँ मिलते हैं? ये करोड़ों के समूह में मिलते हैं ना, ग्रुप्स ऑफ मिलियन, करोड़ों के समूह में मिलेंगे आपको ये। ठीक है, क्या होंगे ये? सूक्ष्म जीव होते हैं समुद्र के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बहुत करोड़ों के समूह में मिलते हैं, इकट्ठे मिलते हैं। और इनके लिए सबसे, देखो एक कहानी से समझना है इसको, है ना। एक मकान मालिक है, एक किराएदार। ठीक, तो ये कौन है आपका? मकान मालिक, है ना, कोरल। अब इसका किराएदार आएगा कौन? जूजेनथेला। जूजेनथेला एलगी होती है ना। ठीक है, इनका रिश्ता क्या है? मकान मालिक और किराएदार, उस किराएदार का रिश्ता क्या होता है? तुम मुझे रेंट दो, मैं तुम्हें रूम दूंगा। ऐसा ये है, तुम मुझे क्या दो? ये बोलेगा तुम मुझे रेंट दो, मैं तुम्हें रंग दूंगा। जो रंग का काम करता है ना, कौन करता है? जूजेनथेला करता है। तो ये इनका रिश्ता कैसा है? सहजीवी है, सिम्बायोटिक। इसके ऊपर ये डिपेंड, इसके ऊपर ये डिपेंड, है ना। तो ये तो क्या हो गया आपका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। कौन? कोरल। और ये क्या हो गया आपका? माइक्रो प्लांट। कौन है माइक्रो प्लांट? जूजेनथेला।
अब प्लांट्स क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस करते हैं ना, फोटोसिंथेसिस। तो इससे क्या बनता है, ये एब्जॉर्ब किसको करेंगे, CO2 को, ठीक, और प्रोड्यूस क्या करेंगे, ऑक्सीजन। वो किसके लिए है, कोरल्स के लिए। और क्या बनाएंगे साथ में उनके लिए, फूड, क्योंकि इन्हीं को खाते हैं वो, ज़ूज़ेनथिला को कौन खाएगा, कोरल्स। और इनको क्या चाहिए, किसी भी व्यक्ति को क्या चाहिए, इसको भी भोजन मिल रहा है कहाँ से, फोटोसिंथेसिस हो रही है। और क्या चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए। तो घर कौन देता है, बोला ना मकान मालिक ये है, मकान मालिक है तो घर तो ये देगा। इसको क्या दे रहा है, किराया दे रहा है। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना, नहीं आया, देखो क्या आकांक्षा है ना, बनाता हूँ, आपको तो समझ में नहीं आया ना। अच्छा, किसी और का ले लूँ, चलो मेरा ले लेता हूँ, है ना। ये मैं हूँ भैया, है ना, ठीक, मेरा मकान है नहीं, मैं किराएदार हूँ, ठीक है। ये कोई मेरा मकान मालिक है ना, बड़ा खड़ूस आदमी है, ठीक है। मकान मालिक नहीं है वो, ठीक है, वो भी किराएदार है अभी। क्लियर हुआ। तो मुझे क्या चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, किराएदार हूं ना भैया। और इसको क्या चाहिए, ये बेचारा अकेला है, ऊब रहा है ना, इसको हंसाने वाला चाहिए, कोई चाहिए ना। तो इसको क्या चाहिए, रेंट चाहिए, है ना, किराया चाहिए, इसको पैसा चाहिए, इसके पास पैसा नहीं है। तो मैं रहूंगा तो ये क्या करेगा मेरे को, मैं इसको रेंट दूंगा ना। ऐसा ही यहाँ क्या हो रहा है, ये किराएदार है, तो कोरल क्या है, मकान मालिक। तो अगर इसको रहना है इसके यहाँ, तो इसको कुछ देना पड़ेगा ना। तो ये क्या करता है, इसको भोजन देता है, पैसा दे रहा है मतलब भोजन आएगा ना। और ये इसको क्या दे रहा है, घर। तो एक दूसरे से क्या है, ये कनेक्टेड, यानी सिम्बायोटिक रिलेशन है इनका, है ना, एक दूसरे के ऊपर जीवित है। आया समझ में, ठीक है। अब किराएदार को बहुत सारी सुविधाएं भी चाहिए होती है ना, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए, पानी भी चाहिए। और बताओ, हाँ, किराए किराए से कौन कौन रहता है बताओ, किराए से कौन कौन रहता है, हाथ खड़े करो, बढ़िया। हाँ आर्यन, आप बताओ, आपको किराएदार, आप एक किराएदार हो, आपको क्या क्या उम्मीद है कि मकान मालिक मुझे यही देगा। अरे रुको, वही यहाँ चलेगा सारा कुछ अभी। क्या चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, है ना। तो जो आपके ये कोरल्स है, ये ज़ूज़ेनथिला है ना, इनको क्या चाहिए, आपको क्लीन वाटर चाहिए, ठीक, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन वही वाला है ना। दूसरा, अब वो बोलेगा कि मुझे ज्यादा शुद्ध भी नहीं चाहिए, यानी 100% प्योर भी नहीं चाहिए, और ज्यादा खारा भी नहीं चाहिए, यानी मैं ज्यादा प्योर वाला भी नहीं हूँ, ज्यादा वो भी नहीं हूँ। कभी कभी है ना रेड बुल चल भी जाता है, ठीक है, कभी कभी कोका कोला चल जाती है, ले लूंगा मैं ना, दे देना। तो वो बोला ज्यादा प्योर भी नहीं, ज्यादा शुद्ध भी नहीं, सही वाला। और पानी कैसा चाहिए, बिल्कुल साफ, गंदा नहीं चाहिए मुझे, हाँ बिल्कुल कांच की तरह चमकता हो, ठीक, RO वाला पानी चाहिए, है ना। और कभी कभी मेरे दोस्त यार आएंगे तो मैं पार्टी वार्टी भी करूंगा, डांस वांस भी होगा, तो रोक टोक नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसको कोई डिस्टरबेंस भी नहीं चाहिए। किराएदार की भी होती डिमांड बहुत सारी है। वो बोल रहा है ना, मैं आपको बहुत रंग दूंगा, मतलब बहुत सारे पैसा दूंगा, लेकिन मेरी शर्तें हैं। आप मुंह मांगे जितना दाम मैं दूंगा, लेकिन मेरी शर्तें हैं, मैं जो मांगूंगा क्या। नहीं, रहना मकान मालिक पर ही है उसको, क्योंकि देखो उसको भी ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था, है ना, उसको भी ऐसा ही चाहिए था, ठीक है। और क्या क्या चाहिए, बिजली चाहिए, और पंखा, है ना, वेरी गुड, उसको चाहिए AC। तो बोल रहा है मेरे को टेम्परेचर भी थोड़ा सीमित चाहिए, ना तो ज्यादा हो ना कम हो, तापमान बराबर, ना ज्यादा होगा तो मेरे को दिक्कत, कम हो जाएगा तब भी दिक्कत, ठीक। और अब बोल रहा है मेरे को ना तो ग्राउंड फ्लोर चाहिए, ना सेकंड फ्लोर चाहिए, मेरे को चाहिए फर्स्ट वाला। तो ना तो ज्यादा गहराई में हूँ, ना ज्यादा ऊपर हूँ, ठीक है। तो वो हाइट हो जाएगी, कहाँ तक मिलेंगे। और
और क्या चाहिए? आजादी चाहिए ना। गाड़ी कहाँ से, वो तो उसके पास होगी यार। ये सब क्या है कोरल्स के लिए, इसके लिए कंडीशन है, अभी देखेंगे, सारी देख लेंगे ना। समझ में आ रहा है ना? बस और कुछ नहीं, इतना ही है। हो गया कोरल्स खत्म। हाँ हो गया है। ब्लीचिंग अलग है। चलिए बताइए कोरल्स क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव है जो करोड़ों के समूह में रहते हैं। ठीक, और इनके लिए जरूरी क्या है? जूजेंथेला है। ये क्या है? एक एल्गी है जो किस पर निवास करती है? आपके कोरल्स पर। कोरल्स को ये क्या प्रदान करता है? भोजन। ठीक, और ये इसको क्या देता है? घर रहने के लिए। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। क्लियर हुआ? अब दूसरा शब्द आता है आपका कोरल रीफ। हाँ, प्रवाल भित्ति। ये क्या होगा? भित्ति समझते हो ना? कोशिका भित्ति होती है, और भित्ति, दीवार को भित्ति बोलते हैं, है ना? तो क्या होगा? नाम क्या जुड़ा है इसके? यानी किससे बना होगा? तो आपके कोरल्स क्या होते हैं? जब ऐसे होते हैं, एक कोरल है ये वाला, इसके ऊपर फिर जमा हो गया, फिर ये जमा हो गया, फिर ये जमा हो गया, ऐसे ऐसे क्या होते जाते हैं, नीचे वाले डेड होते जाते हैं, ऊपर वाले इन पर पनपते जाते हैं। ऐसे क्या होता जाता है, इनकी लेयर बाय लेयर परत जमती जाती है, तो इससे एक दीवार जैसी बन जाती है। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम कोरल रीफ। ठीक है, प्रवाल भित्ति। और जब ये समुद्र सतह के बाहर आ जाए तो इसे क्या बोलते हैं हम? कोरल आइलैंड, प्रवाल द्वीप। उदाहरण, मालदीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया। ये किससे बने? आपके कोरल से बने। ठीक, अच्छा, किराएदार को खाना भी तो चाहिए ना। इतना पैसा दे रहा है, खाना नहीं चाहिए? खाना चाहिए ना। तो उसको खाने, इसको खाने में क्या चाहिए? चौक। वो बोला है मेरे को चौक चाहिए, तो इसको चाहिए कैल्शियम। कैल्शियम भरपूर मात्रा में रहता है इनमें ना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? कैल्शियम युक्त चट्टानें होती है। जो कोरल रीफ होती है आपकी, कैल्शियम युक्त रॉक्स होती है, बहुत हार्ड होती है ये। ठीक है, इनमें क्या, अगर ये क्या होंगे, जब डेड होंगे, मर जाएंगे, तो पूरा पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कैल्शियम की चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। तो बहुत हार्ड होती है और धीरे धीरे जम जम कर क्या होगा? बाहर आ जाएंगे। ठीक, इनको रंग का काम कौन करता है? जूजेंथेला। अगर इनमें रंग ना होते कैसे हो जाते हैं? सफेद। कल देखा था ना अपन ने, वाइट हो गए थे। अब वो जो इस कंडीशन थी, अगर वो फॉलो नहीं होगी तो ये क्या हो जाएंगे? पूरे सफेद हो जाएंगे। और इन पर ऐसा नहीं है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद असर होगा। एक साल में अंतर आ जाता है, एक ही साल में। कल देखा था ना, कल नहीं, आज दिखाऊंगा। तुरंत अंतर आता है इनमें ना, तुरंत। तुरंत क्या होते हैं? ये सफेद हो जाते हैं। अगर आज कुछ है तो अगले साल बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, तो बहुत तेजी से घटते हैं। तो क्या होंगे? धीरे 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 परत दर परत दर परत दर जमा होते जाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम कोरल रीफ। ठीक है, क्या? वो सब रीजन आएंगे ना, हम पढ़ेंगे इनके हानि के कारण क्या क्या। अच्छा, तेल गिर जाएगा तो उससे क्या होगा? तेल की लेयर आ जाएगी ऊपर, है ना? तो क्या होगा? आपका सन्स रेडिएशन वापस, तो नीचे का तापमान गिर जाएगा। ठीक है, जब टेम्परेचर, सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, दम घुटने से कोरल रीफ नहीं, मछलियां भी मर जाती है। अगर आपने उस मरी मछली को खा लिया तो आप भी मर जाओगे। हाँ, मार के खाते हैं वो अलग, अगर वो खुद से मरे दम घुटने से, क्योंकि उसमें फिर वो टॉक्सिटी आ जाती है, विषैलापन आ जाता है दम घुटने से जब मरती है। ऐसा आप देखना, बहुत से जो पॉल्यूटेड झीलें होती है, जैसा आपका रानी ताल है, बहुत पॉल्यूटेड है, अगर उसकी कोई मछली खा रहा है मत खाना।
क्योंकि आप भी मछली की तरह एक दिन लेट जाओगे, क्योंकि धीरे धीरे उसका एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर उन मरी मछली को कोई कुत्ता भी खा लेता है ना, वो भी मर जाता है। कुत्ता नहीं, कुत्ता भैया। अरे यार, बोल तो कुछ और रहा हूँ ना। आज गुप्ता जी नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो, हमारे पास तो एक इंसान ऐसी जाति जिसने अपने डॉक्टर बनाए हैं। हम कुछ भी होता है डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन जानवरों का कोई डॉक्टर नहीं है। इंसान ही है जानवर, लेकिन जानवर का जानवर डॉक्टर नहीं है। वो स्वयं डॉक्टर, उनको प्रकृति ने पहले इतनी कैपेबिलिटी दी है कि वो किस चीज को खाना है, किसको नहीं खाना है, वो अच्छे से जानते हैं। इसलिए आप देखना, जो बड़े बड़े जानवर होते हैं वो कभी मरे हुए शिकार पर हाथ नहीं डालते, खुद शिकार करेंगे तभी खाएंगे, जब तक कि वो हट्टे कट्टे हैं। अगर लास्ट कंडीशन में जाकर कुछ करते हैं वो, वरना खुद से ही मार के खाते हैं। ऐसे आप डॉग्स को देखना। अब मैं रेस्ट हाउस पे रहता हूँ, वहां तो इतने हरामी है। बिस्किट भी डालते हैं ना, उसको भी नहीं खाते। हाँ। या तो उनका पेट भरा है। या तो उनका पेट भरा है, अच्छी अच्छी रोटियां डालते हैं गरम गरम, उसको भी नहीं खाते। अरे कुछ भी आप घी लगा के रख दो, कुछ भी नहीं खाएंगे भैया, कुछ भी। अरे उनको खूब मिलता है यार, इसलिए नहीं खाते उनका क्या, पेट भरा है। पेट भरा है ना उनका, इसलिए नहीं खाते हैं। कहाँ था मैं तो यहीं था, लेकिन इसमें कहाँ था। ये वाला था, है ना, तेल वाला। ठीक है, तो जो भी नॉन वेज है वो प्योर खाया करो, है ना, या तो घर पे पालो, या फिर समुद्र से लाओ, या साफ जल में जो हो, वरना मत खाना। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इनकी डेवलपमेंट। कोरल, क्या क्या कंडीशंस होंगी इनकी बताओ। हाँ, कैसे वृद्धि होगी, इनका विकास कैसे होगा, इवोल्यूशन। अभी जो सारी कंडीशन बताए ना, वही बताने। अच्छा, ये मोस्टली मिलेंगे कहाँ, अधिकांश से कहाँ पाए जाएंगे, ट्रॉपिकल रीजन में, है ना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। वहां का जो आपका ओशन वाटर रहेगा, एक बात हमेशा याद रखना, ये केवल कहाँ मिलेंगे, वाटर में ही मिलेंगे, ओशन वाटर में। उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस, ऐसा नहीं कि पानी के ऊपर आकर, और ये भी नहीं है कि ये सस्पेंडेड हो, लटक रहे हो पानी में, ऐसा नहीं है। इनके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, चबूतरा चाहिए, जैसे फसल के लिए जमीन चाहिए, वैसे इनके लिए भी क्या चाहिए, प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। आप सोचोगे पानी में तैरते रहते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भी क्या है, आपके छोटे पेड़ पौधे हैं, तो इनके लिए भी रूट होनी जरूरी है, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म जरूरी है ना। तो कहाँ मिलेंगे ये, ट्रॉपिकल रीजन हमारा कितना रहता है, डिग्री में बताएं तो। ये आपको मिलेंगे 0 to 25 तक, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास सबसे ज्यादा जनसंख्या इनकी यहीं मिलेगी। अब यहाँ रीजन क्या है, यहीं ज्यादा क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ तापांतर बहुत कम होता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब उसके बहुत सारे रीजन बताए थे मैंने, क्यों रहता है टेम्परेचर मेंटेन, बताओ। तापांतर सबसे कम क्यों होता है यहाँ, क्योंकि यहाँ साल भर एक ही सीजन रहता है। कौन सा, गर्मी वाला। ठीक है, जिसको हम उष्ण बोलते हैं ना, एक ही प्रकार की जलवायु मिलती है उष्ण कटिबंधी, और उसमें भी क्या होता है, हर दिन वर्षा होती है, तो जो तापमान है वो मेंटेन रहता है यहाँ, है ना, तो ज्यादा इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इनके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 20 to 30, इसके बीच में, ना तो ज्यादा कम हो। अगर ज्यादा कम हो गया तब भी ये मरने लगेंगे, ज्यादा हो गया तब भी मर लेने लगेंगे। ठीक, इनके लिए सैलिनिटी, अब इसी रीजन में तो सैलिनिटी भी क्या रहती है, कंट्रोल रहती है, कंट्रोल रहती है ना, तो सैलिनिटी भी इसकी 25 से 30 के बीच में है, 25 या 35 तक है ना, 35 पार्ट्स पर 1000। ठीक, ग्राम प्रति हजार, कितने से, 25 से
35, मतलब 1000 ग्राम पानी में कितनी लवणता हो? 25 से 35 तक। उसमें क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी? इनको क्या चाहिए? क्लीन वाटर चाहिए। क्लीन वाटर से मतलब इसमें कोई धुंधला ना हो, सेडिमेंट्स ना हो, विदाउट सेडिमेंट्स हो, है ना, अवसाद ना हो। जो आपके अवसाद होते हैं, अब अवसाद कहाँ आते हैं कोई बताएगा? जहाँ नदियां बहती, तो याद रखना नदियों के मुहाने पर कभी नहीं मिलेंगे ये। जहाँ नदियां समुद्र से मिलती है वहां कभी नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो नदियों के मुहाने पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पानी कैसा आएगा आपका? गंदा आएगा। उससे क्या होंगे, इनके जो सांस लेने वाली वो चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। तो वहां भी नहीं मिलेंगे। तो इनको पानी भी कैसा चाहिए? प्योर चाहिए। और गहराई, जहां तक फोटोसिंथेसिस हो सके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाए, उतनी गहराई चाहिए। प्रकाश संश्लेषण। और क्या क्या बताए थे मैंने किराएदार में? भोजन। भोजन, भोजन के लिए इनको क्या चाहिए? भाई फोटोसिंथेसिस हो गया है ना। और क्या हो, ये कहाँ पर मिलेंगे आपको ज्यादातर? जहाँ पर ओशियन वेव्स आए और ओशियन करंट आए, समुद्री तरंगे और समुद्री धाराएं, महासागरीय तरंगे, महासागरीय धाराएं। इससे क्या होगा? इससे इनको भोजन की प्राप्ति होती है। यानी अगर करंट चल कर आ रही कहीं दूसरी जगह से, वो अपने साथ क्या लाएंगे? वो सारे मिनरल्स लाती हैं, तो उनको ये खाते हैं। तो ये भी इनके लिए जो महासागरीय तरंगे और महासागरीय धाराएं होती है वो भी इनके लिए आवश्यक है। और क्या होगा? और मैं देख लेता हूँ, हो गया है लगभग, इतना ही है। 80 मीटर लिख लो ना, यहीं तक तो फोटोसिंथेसिस आप मैक्सिमम कर लो, वही 0 to 200 यहीं तक मिलते हैं ये, 0 से 200 मीटर तक। उसके बाद ज़्यादा गहराई में नहीं मिलेंगे और सतह पर भी नहीं पाए जाएंगे। सतह पर कब आएंगे? जब मर जाएंगे। लेकिन कोरल्स नहीं आते हैं, वो तो जमते जाते हैं, दूसरे जीव आते हैं। वही नहीं पता। देखो भैया सुनो इधर, आपके दो चीज होते हैं प्लांक्टन्स में, है ना। पहला मिलेगा कौन सा? जू प्लांक्टन्स, और दूसरा फाइटोप्लांक्टन्स। एक जीव होते हैं और एक प्लांट होते हैं। प्लांट को क्या बोलते हैं? पौधा। हाँ, पादप। ये जीव हो गया। ठीक। पादप क्या करेगा आपका? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा, उससे इसको क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा, है ना। तो इनकी तो लाइफ बन गई। ठीक। अब इनमें से कुछ चेंज हो गया, यानी मान लो तापमान बढ़ गया, तो ये क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। तो जब ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी। भोजन की भी कमी। तो ये जीव क्या करने लगेंगे? मरने लगे। अब इन जीवों को छोटी मछलियां खाती है, छोटी फिर बड़ी खाती है, बड़ी फिर बड़ी खाती है। अगर यही नहीं है, इनके पास ही कुछ नहीं है, तो ये नहीं रहेंगे। ये नहीं तो वो क्या खाएंगे? तो वो भी खत्म, वो भी खत्म। ऐसे पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर कोई एक भी गया तो एक के भी जाने से पूरा प्रभाव पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। अगर बीच में से कोई कड़ी टूटी, चेन कब तक मजबूत है? जब तक कड़ियां जुड़ी हुई है ना। और कोई कड़ी ब्रेक हो गई, खत्म खेल। ठीक। सांसों की डोर खत्म, हम खत्म। ऐसा ही इधर है ना। तो सब कुछ क्या करना पड़ता है इनके लिए? मेंटेन। इसलिए वो इतना किराया देता है कि मुझे ये चाहिए, है ना, तब जाके मैं तुम्हें रंग दूंगा। वो क्लियर, वरना सब फीका फीका। ओके। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं ना कोरल रीफ के, तो अब वो मैं पीपीटी से बताऊं? हम्म, उसी में से लिख लेना ना। रुक जाऊंगा मैं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो कहाँ खत्म थोड़ा ना होगा। 9 बजे तक रहती ना क्लास, तो वो तो 8:15 बजे हैं। बहुत टाइम है। टॉपिक भले ही छोटा हो,
टाइम तो हमारे पास बहुत है। पीपीटी में आपको दिख भी जाएगा ना तो अच्छा लगेगा। समझने की चीज मैंने समझा दी है, बाकी जो एक्स्ट्रा मिलेगा अभी और बता दूंगा। वैसे टॉपिक इन्वायरमेंट का है लेकिन मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ। मेरी ठीक है। यही था, इतने ही रंगीन होते हैं देखो। और ये किसकी वजह से रंगीन है? जूस एंड थैला। थैले में कलर भर के ले जाता है ना जू में से, और इनको रंग देता है। ठीक है, ये देखो, ये क्या है आपके? कोरल रीफ। उनके ऊपर डिपेंड्स कौन है आपकी? मछलियां। ये इन्हीं को खाती है। उन्हें देखा था ना अपन ने, घास खाने वाले अलग, शाकाहारी अलग होती है, मांसाहारी अलग होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके? वाइट होने लगेंगे फिर। क्लास ले, ठीक है, जाओगे? जा सकते हो। अगर आपको देखना है तो आप, अच्छे से देखना है तो आप अंडमान निकोबार जाना, वहां बढ़िया मिलेगा। मना किसने बोला मना है? अंडमान निकोबार में बढ़िया मिल जाएगा आपको, है ना। वैसे मिलते तो भारत के कोस्टल जो राज्य हैं आपके वहां मिलेंगे, लेकिन वहाँ पॉल्यूशन ज्यादा है तो इतने अच्छे से नहीं दिखेंगे। आपको देखना है तो अंडमान निकोबार जाना है ना। ये देखो, ये सब क्या है, अलग अलग कलर वाले हैं। अब जब इनको तापमान ज्यादा ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है तो सारे के सारे केस हो जाएंगे आपके, एकदम वाइट हो जाते हैं। देखो भैया, कोरल रीफ्स एंड एटोल, महासागर में अनेक प्रकार के जीव जंतु एवं जीवाश्मों से निर्मित निक्षेप पाए जाते हैं। ऐसे निक्षेपों में प्रवाल स्थल रूप मुख्य है, यानी आपके कोरल्स मेनली है ना। बताऊंगा आगे आएगा, उसी का टाइप है वो कोरल रीफ का। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र रूपों में प्रवाल अपना अलग ही महत्व रखते हैं। ठीक है, इनका निर्माण सागरीय प्रवाल जंतु, कोरल पॉलिप्स, ये प्रवाल ही होते हैं ना, इनके अस्थिर पंजर यानी डेड रिमेन्स। ठीक, समेकन और संयोजन समझते हो ना, कॉम्बिनेशन एंड, ये क्या लिखा हुआ है? स्केलेटन्स। हाँ वही कंकाल। मेनली कहाँ मिलेंगे आपको? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, कैरेबियन सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी में। ठीक, प्रवाल चूने पर निर्वाह करते हैं ना, इस पर सरवाइव करेंगे, लाइम पर। ठीक, एक स्थान पर असंख्य मूंगे एक साथ समूह में रहते हैं तथा अपने चारों ओर चूने की खोल बनाते जाते हैं, यानी इकट्ठे रहते हैं और उस चूने का खोल बनाते जाते हैं ना। ये देखिए, ये आपके क्या है? ये जुजेनथेला है। कोरल्स ही हैं ये सारे, अब अलग अलग टाइप्स के हैं ना। अब इन्हीं पर जाके मछलियां क्या देती है आपकी? अंडे देती है। अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर अंडे कहाँ देंगी वो? ये नहीं रहेंगे तो वो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि खाएंगी क्या? ठीक है, ये देखिए, इतनी सारी मछलियां इन पर डिपेंड होती है। और कल देखा अपन ने शिकार कैसे करती हैं ये, सबकी अलग अलग तकनीक है। कोई घेरा बनाकर क्या करता है, वो पूरे पानी को धुंधला कर देता है, उनको दिखाई नहीं देता, फिर वो अचानक से ऊपर कूदती है, वो मुंह फाड़े ऊपर बैठी रहती है, सीधा मुंह में आता है। देखा था ना कल, कैच कर रहे थे, बढ़िया है ना, कैच कैच खेल रहे थे। ठीक है, देखो ये द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कोरल एंड जूजेनथेला में क्या संबंध है? कौन सा संबंध है? सहजीवी वाला है ना। जूजेनथेला इज एन एल्गी दैट लाइव इन द स्किन ऑफ कोरल। कोरल्स की त्वचा पर कौन निर्भर करता है? जूजेनथेला। कोरल किसको प्रोवाइड
करता है, प्रोटेक्शन करता है ना, इनको ज़ूसेंथेला को, यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा, या तुम मुझे किराया दो मैं तुम्हें कमरा दूँगा। ऐसा ही संबंध है दोनों का, ठीक है? और ज़ूसेंथेला क्या प्रोवाइड करवाता है इसको? फूड और कलर। क्लियर? प्रवाल ज़ूसेंथेला को प्रोटेक्शन देते हैं कि आप मेरे ऊपर रह सकते हो, और ज़ूसेंथेला क्या बोल रहा है, ठीक है आप इतना करो तो मैं तो किराया तो दे ही सकता हूँ, भोजन ले लेना। बराबर बात है ना? मैं किसी का उधार नहीं रखता, है ना? ऐसा ज़ूसेंथेला बोल रहा है। ठीक? corals excrete their waste to tiny algae. The tiny algae produce nutrition for coral polyps. प्रवालों के लिए वो भोजन बन जाती है। ये वेस्ट उधर जाता है, उसका इधर फोटोसिंथेसिस होकर भोजन मिल जाता है। मूंगा के मृत हो जाने पर उसकी खोल के ऊपर दूसरा मूंगा अपनी खोल बना, यानी एक मर गया तो उसके ऊपर दूसरे जमा होता जाएंगे, फिर वो मरता जाएगा, फिर जमा होता जाएंगे, ऐसे लेयर बनती जाएगी। उसको क्या बोला हमने? कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति का विकास तट के सहारे या यथोचित गहराई पर स्थित अंत सागरीय चबूतरों पर, यानी इनको प्लेटफॉर्म्स जरूरी है, कहाँ पर? पानी के नीचे। प्रवाल या मूंगा जल के बाहर जीवित नहीं रह सकता। रह सकता है? क्यों? क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म चाहिए ना। अतः प्रवाल भित्ति तल के नीचे या सागर तल तक ही पाई जाती है। आप सोचो कि ऊपर आकर तभी देखेंगे, ऐसा नहीं होगा, डुबकी लगानी ही पड़ेगी। चल रहे हो लगाने? प्रवाल जंतुओं के विकास की दशा है, कंडीशंस क्या क्या है इनके, है ना? प्रवाल मुख्य रूप से कहाँ मिलेंगे आपको? ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे ना, क्योंकि इनको जीवित रहने के लिए तापमान 20 से 21 आवश्यक होता है। परंतु स्मरणीय है कि प्रवाल न तो अति उष्ण जल और न अति ठंडे जल में पनप पाते हैं। ज़्यादा तापमान हो गया तब भी मर जाएंगे, कम हो गया तब भी मर जाएंगे। तो क्या चाहिए? नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए इनको, है ना, तभी जाके जीवित रह सकते हैं। प्रवाल कम गहराई तक पाए जाते हैं, 200 से 250 फीट या मीटर, है ना, वही 80 मीटर तक का। क्योंकि इससे अधिक गहराई में क्या होगा? प्रकाश पहुंचेगा नहीं, तो क्या नहीं होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, भोजन नहीं मिलेगा। बिना भोजन के कौन जीवित रहेगा? कोई नहीं, है ना? क्या हुआ? प्रवाल के लिए यथोचित ऑक्सीजन नहीं मिल पाती अंदर जाकर, ठीक है? अच्छा, एक व्यक्ति कितनी देर तक अपनी सांस बंद कर सकता है? मैक्सिमम 3 मिनट। उससे ज़्यादा अगर ट्राई करोगे ऊपर पहुंच जाओगे। अब कुछ अपवाद होते हैं ना, ऐसा मत बोलना वो रोक लेता है, उसकी प्रैक्टिस होगी, कोई रोक सकता है। तो आप लोग 1 मिनट तक नहीं रोक पाओगे। अगर आपका मन भटके ना जब कभी भी, बस अपनी सांसें बंद कर लिया करो, कहीं मन नहीं भटकेगा, कहीं नहीं। जब भी आपका मन थोड़ा सा भी भटके, बस 1 मिनट सांस बंद करके देख लेना, आपको अपनी जीवन की सच्चाई मालूम हो जाएगी। पढ़ाई में मन ना लगे ना, बस 1 मिनट सांस बंद कर लेना, ना मुंह भी बंद कर लेना, ना आंख भी बंद कर लेना, कहीं ध्यान जाएगा ही नहीं, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। शुरुआत के 10 मिनट आपका ध्यान भटकेगा, बाकी के 50 सेकंड कहीं नहीं भटकेगा। ट्राई कर लो भले, और 3 मिनट से ज्यादा ध्यान लगा ले तो हमेशा के लिए भटकेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना? बहुत बढ़िया तकनीक है, ट्राई करो एक बार। 1 मिनट तक रोकने की सांस, ये भी दिखाई नहीं देगा आपको कि हम देख क्या रहे हैं, कुछ नहीं सूझता उस समय, क्योंकि सब कुछ ब्लॉक हो जाता है, आपकी सारी नसें, सारा खून सब ब्लॉक हो जाता है, दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। रोको। घर जाके रोक लेना, है ना, पता चला यहाँ कोई बेहोश हो जाए। प्रवाल के विकास के लिए जल अवसाद मुक्त होना चाहिए, है ना, यानी सेडिमेंट नहीं होने चाहिए। क्लियर? फ्री ऑफ सेडिमेंट्स हो। तो ये कहाँ नहीं मिलेंगे आपको? नदियों के मुहाने पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनका मुख बंद हो जाता है और वह मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। जहाँ पर अवसाद का जल के साथ मिश्रण नियमित रूप से होता रहता है, वहां पर प्रवाल का विकास हो सकता है। अभी ऐसा ही है जैसा दिल्ली में पॉल्यूशन है, अब वहाँ हर साल पॉल्यूशन बढ़ता है, तो लोगों की कैपेसिटी हो गई 500 तक का AQI सहने की। ऐसे अगर लगातार अवसाद आते जा रहे तो वो हैबिट बन जाती है। अगर जहाँ पर
लगातार धीरे-धीरे अवसाद बहते जा रहे हैं, आते जाए तो वहाँ तो बन जाए, लेकिन अचानक से कोई आ जाए ज़्यादा, तब नहीं सह पाएँगे ना, ठीक है? क्लियर है ना? जैसे कुछ नाटकों में आते हैं ना, विष कन्या होती है, उनको बचपन से थोड़ा-थोड़ा विष देते हैं, वो सहन कर लेती है एक बार, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में दे दें तो नहीं कर पाते। ऐसे ये धीरे-धीरे अगर देते जाएँ तो उसकी कैपेबिलिटी हो जाती है सहन करने की, हो जाती है ना? ऐसे अगर धीरे-धीरे अवसाद जा रहा है तो वो सहन कर सकते हैं, लेकिन अगर जहाँ बिल्कुल प्योर में रहते हैं वो और अचानक से गंदगी फैल जाए, फिर वो मर जाएँगे। ठीक, एक्यूआई कितने तक रहता है मैक्सिमम? उसका जो इस स्केल है कहाँ तक रहता है? 600, लेकिन हमें क्या पता 600 से ज़्यादा, क्योंकि स्केल की तो वहाँ पे 600 है ना, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो बनाना चाहिए ना। भाई कोई आप किसी चीज़ अगर तापमान को माप रहे हो, आपने पैमाना बनाया 50 डिग्री तक मापेगा, तो तापमान तो उससे ज़्यादा भी तो होता है ना। अब दिल्ली में तो 600 तक जा रहा है, क्या पता उससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि स्केल ही 600 की है। पॉल्यूशन तो और भी ज़्यादा हो रहा है ना, बहुत बड़ा होना चाहिए। क्लियर? तो ऐसा नहीं कि जहाँ अवसाद है वहाँ पर ये पनप नहीं सकते, पनप सकते हैं, बशर्ते क्या कि वहाँ रेगुलरली अवसाद हो फिर, ठीक है? जब नशा लग गया तो फिर नशा चलता रहना भी चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं है। पहली बार नशा करोगे, चक्कर आएँगे, गिर जाओगे। लेकिन अगर धीरे-धीरे कर रहे हो तो हैबिट आ जाएगी। आज क्वार्टर लिया, कल अद्धा लोगे। फिर एक्सपीरियंस नहीं बोलता है। हाँ, एक्सपीरियंस समझ सकते हो, ठीक है? दूसरों का अनुभव है ना, क्योंकि खुद से अनुभव लोगे तो ज़िंदगी कम पड़ जाएगी ना, दूसरों से लो जल्दी सीख जाओगे, है ना? अत्यधिक सागरीय लवणता प्रवाल के विकास, मतलब नेगेटिव चीज़ पे ना बड़ी जल्दी कनेक्ट करते हो। है ना? चलो मेरे से उसको मतलब नहीं, आप बस याद रखो इतना सा काम हो जाए, है ना? अत्यधिक सागरीय लवणता प्रवाल के विकास के लिए हानिकारक, ज़्यादा सैलिनिटी भी हानिकारक, क्योंकि इसमें चूने के कार्बोनेट की कमी होती है, जबकि चूना प्रवाल का क्या है? अब भोजन में ज़हर मिला दोगे तो क्या होगा फिर? नहीं खाएगा। खाओगे क्या? आपके भोजन में ज़्यादा नमक मिला दें, नहीं खा पाओगे, बहुत खारा हो जाता है। लेकिन उसके बिना खा भी नहीं सकते, है ना? हाँ, पानी लाओ। प्रवाल के समुचित विकास के लिए कितनी चाहिए? 27 से 30 या 25 से 35 कर सकते हो आप, है ना? क्योंकि हमने पढ़ा था जब एवरेज कितना होता है? महासागरों की लवणता कितनी होती है? 35 पढ़ा था ना? क्या-क्या हो गया? पहला क्या था? टेम्परेचर था? दूसरा सैलिनिटी, फिर अवसाद, अगला पूर्ण स्वच्छ जल भी प्रवाल के लिए हानिकारक। भाई हमें ज़्यादा प्योर पानी भी नहीं चाहिए, ठीक है? हम इतने भी शुद्ध नहीं है ना, और ज़्यादा गंदा भी नहीं चाहिए। तो हमें बीच का, मतलब सब कुछ इनको बीच-बीच का ही चाहिए। लगता है इन्होंने अच्छे से गौतम बुद्ध को पढ़ा है। इनको चाहिए मध्यम मार्ग। है ना? तो गौतम बुद्ध को ला सकते हो कोरल रीफ में, है ना? यही कारण है कि नदियों के मुहाने के पास प्रवाल कम पाए जाते हैं, क्योंकि स्वच्छ जल में पोषक तत्वों की कमी होती है। पानी मिनरल्स होते हैं क्या? होते हैं, कुछ नहीं होता। मुझे क्या पता उसमें है? आरओ का है? आरओ तो प्योर करके देता है, तो वो छान देता है वो तो। मिनरल्स मिला के देता है क्या? नहीं पी सकते ना, तो वो भी नहीं पी सकते। सबसे बढ़िया पानी किसका लगता है? कुएं का पिया, कुएं का पानी अच्छा लगता है, वो ठंडा रहता है, वो ठंड करता है। मत पीना, अब की बारिश का पानी मत पीना, है ना? बचपन में पी लिया ठीक है, अब पियोगे बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि अब बारिश भी पॉल्यूटेड ही होती है, क्योंकि जहाँ से वो पानी लेती है वो पूरा प्रदूषित है। हम पता, जब हम बचपन में थे, हम जब बारिश आती थी ना, ऐसे लेट कर मुंह खोल के बैठ जाते थे। गुलाब जामुन आएगा, रसगुल्ला आएगा। ये हो ऐसा, पानी खूब पीते थे। लेकिन अब वो गलती मत करना, है ना, क्योंकि अब इतना शुद्ध वातावरण नहीं बचा है।
अब सब जगह पॉल्यूटेड ही मिलेगा, है ना। नेक्स्ट है सागरीय तरंगे तथा धाराएं प्रवालों के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि इनके प्रवालों के लिए भोजन बहकर आती है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती है ना, तो क्या लाती है, भोजन लाती है ना। प्रवाल के विकास के लिए अंतः सागरीय चबूतरों की यानी इनके लिए प्लेटफॉर्म भी जरूरी है, जिनके ऊपर प्रवाल अपना, भैया किराएदार रहेगा तो मकान मालिक को घर भी चाहिए ना। अब घर तो ना आसमान में बनेगा, जमीन पर ही बनेगा। हाँ, नींव जमीन में ही गड़ेगी ना। इन अंतः सागरीय चबूतरों की स्थिति सागर तल से 50 फीट यानी 300 फीट तक होनी चाहिए। देखिए इतने प्यारे प्यारे होते हैं, अलग अलग कलर के। मछलियां भी कितनी, मैंने तो इतनी सारी देखी ही नहीं है ना, जब से पढ़ रहा हूँ तब से इतनी सारी देख रहा हूँ, अलग अलग कलर की होती है। बहुत देखा हूँ, बचपन की बात बता रहा हूँ, पहले नहीं देखी थी, अब देखा हूँ। अब जाने का मन है, चले। हाँ, ये बढ़िया बात कही आपने। ये कोई कुरकुरे वाले चिप्स नहीं है भैया, है ना। आपको लग रहा हो चिप्स डाल के रखे हो इधर अलग अलग कलर वाले, खाने का मन कर रहा हो आपका, है ना। बिल्कुल नहीं है ना, वो तो खाते हैं। पर एक ये जो चॉकलेट कलर में दिख रहा है ना, यहाँ यहाँ मिलते हैं ये, है ना, चॉकलेट अतुल को चाहिए, ठीक है। कोरल स्लीप, इनका रीजन दिखाई दे रहा है ना, कहाँ कहाँ मिल रही है। वही ट्रॉपिक ऑफ नीचे, कैप्रिकॉर्न ऊपर, कैंसर। इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं, गुजरात में मिलते हैं, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका में मिलते हैं, उधर तमिलनाडु में नहीं, उधर नहीं है। सारी नदियां तो वहीं गिरती है, वहां कहाँ से मिलेंगे भैया। थोड़ा भी तो दिमाग लगाया करो, अभी तो पढ़ा है, जहाँ नदियों के मुहाने होंगे वहां नहीं पनपेंगे। और सबसे अच्छे मिलेंगे आपको अंडमान निकोबार, और एटोल वाले कहाँ मिलेंगे आपको, लक्षद्वीप में। ये फ्रिंगिंग होता है तटीय वाले, ठीक है। हाँ, मानवीय आर्थिक, अब इनको खतरा क्या है ना, मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों जैसे नगरीकरण, औद्योगिकरण, वन विनाश आदि द्वारा भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है, जिसका प्रवालों पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ता है। नगरीकरण से क्या होगा बताओ ना, पॉल्यूशन होगा। उदाहरण, 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 उदाहरण पूछ रहा हूँ नगरीकरण का। जैसे मुंबई हुआ, चेन्नई हुआ, गोवा, ठीक। और औद्योगिक विकास वही वाले हो जाएंगे, तो इनसे क्या होगा, सारा गंदा पानी जाएगा, फैक्ट्रियाँ चलेगी तो पॉल्यूटेड एयर हो जाएगी, तो आपका क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेज जनरेट होंगी। अच्छा एक चीज़ है, आप अगर बता सको तो, एक शब्द आता है ग्रीन हाउस गैस, एक आता है ग्लोबल वार्मिंग, एक आता है क्लाइमेट चेंज। इनमें क्रम पूछता हूँ, पहले कौन सा होगा। मैं पूछ रहा हूँ ना, 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, 3 दे रहा हूँ, है ना। GHG यानी ग्रीन हाउस गैसेज, उसके बाद क्लाइमेट चेंज, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, ये पहला है। दूसरा क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेज। तीसरा ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, नन ऑफ दीज। सी वाला, पहले क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेज आएंगे, उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, उससे क्लाइमेट चेंज होगा। वेरी गुड। तो तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, समुद्र सतह का तापमान आपका बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, कोरल रीफ की मृत्यु होने लगेगी। दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन का प्रवालों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रवाल जलवायु परिवर्तन के साथ अपना अनुकूलन तथा समायोजन नहीं कर पाने के कारण मर जाते हैं, यानी उनमें एडेप्टेशन नहीं हो पाता है। पढ़ी थी ना अपन ने सेलेनिटी, 25 से 35 ही होनी चाहिए, वो भी ज़्यादा नहीं। हाँ, हाँ तभी तो उन पर प्रभाव पड़ता है ना, डेड हो तो जा रही है सब, मरती, इसलिए तो कोरल ब्लीचिंग वाली प्रोसेस हो रही है। जो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया वाला, उसके बहुत सारे डेड हो चुके हैं,
आएंगे अभी आगे ना। टाइप्स ऑफ कोरल लिख लेना है ना। पहली मिलेगी आपको फ्रिंगिंग रीफ, जिसको बोलते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। अब आप तट से समझ रहे हो, ये कहाँ मिलेंगे आपको? कोस्ट के पास मिलेंगे, यानी तटीय इलाकों में। तो उसको क्या बोलेंगे हम? तटीय प्रवाल भित्ति, यानी ऐसी प्रवाल भित्तियां जो किसी महाद्वीप या द्वीप के तटों पर मिले, उसके आसपास इनका विकास हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? तटीय प्रवाल भित्ति। दूसरा है आपका अवरोधक प्रवाल भित्ति, बैरियर रीफ। ये सबसे लंबी, सबसे लार्जेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट होती है। कौन सी? बैरियर। ठीक है, अवरोधक समझते हो ना, बीच में अवरोधक जमा हो जाते हैं। तो क्या होगा, जैसे कोई महासागर वाला इलाका है, तो उसके आगे जाकर बहुत सारी रीफ्स बन जाएंगी बड़ी बड़ी, और बीच में क्या बन जाएगा? पानी भरा रह जाएगा। ठीक, तो उसका अगला रूप आपका वलयाकार प्रवाल भित्ति या एटोल। ये भी क्या होंगे? किसी तट के किनारे के आगे, यानी जो मार्जिन होते हैं आपके कॉन्टिनेंट और आइलैंड के, उनके आगे क्या होगा? एक रिंग नुमा आकृति बन जाएगी, जैसे अंगूठी पहनते हो ना रिंग, उसके जैसा आकृति बन जाएगी गोल। ठीक, और एक भाग उसका खुला रहेगा जहाँ से पानी आता है, तो वो जो झील बनती है उसको लेगून झील बोलते हैं। लेगून या एटोल, लेक। जैसे बेम्बनाड झील है, पुलिकट झील है, चिल्का भी है। लेगून्स के एग्जाम्पल हैं। लेगून्स का ही है भैया। कौन सी? खारी झील है ना, नदी से बनती तो प्योर होती। पुलिकट भी खारी है, वो भी लेगून ही है। सांबर हो गया, वो भी लेगून, वो लेगून नहीं है, वो खारी झील है। वहाँ कौन सा समुद्र आ रहा है? राजस्थान में कहाँ समुद्र है भैया? बच पहले रहो। सरस अभी निकली थी, है ना? नहीं है वो, खारा पानी निकला उससे, नदी का खारा पानी नहीं होता है। हाँ पहले तो थी। वहां थी या यहाँ थी प्रयागराज में, समझ में नहीं आ रहा। वहां से इधर आई थी या इधर से उधर गई थी? जब वहां संगम हो रहा है तो फिर यहाँ क्या लेने आती? भाई अभी कुंभ का मेला चल रहा है तो बोल रहे हैं गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, तो संगम मतलब वहां जाकर मिल रही होगी वो, तो इधर क्या लेने आती सरस्वती अगर वहां थी तो? ऐसा, या तो फिर ऐसी होगी कि उधर से बेकर इधर आ रही थी। ऐसा हो सकता है ना, उधर से तो जा नहीं सकती। ठीक है, कोई बात नहीं। 3 प्रकार हो गए, अब एक एक को देख लेते हैं ना। ये फ्रिंगिंग आपके तटों के किनारे बनेगी, दूसरी बेरियर जो तट से बहुत दूर जाके बनेगा, है ना। और एटोल क्या होगा? पानी के बीचों बीच में क्या बन जाएंगे आपके? इनका मृत्यु होती जाएगी, कोरल रीफ्स की दीवार बनती जाएगी और बीच में पानी भरा रह जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम एटोल, रिंग जैसी बन जाती है ये। उसके पास बनेगा फ्रिंगिंग, फिर हो जाएगा बैरियर, और ये हो जाएगा आपका एटोल। पहला है फ्रिंगिंग रीफ, महाद्वीप के किनारों या द्वीपों के किनारे निर्मित होने वाली प्रवाल भित्ति को तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं ना। महाद्वीप या द्वीपों के किनारे तो आपकी प्रवाल भित्ति निर्मित होगी, उसको क्या बोलेंगे हम? तटीय प्रवाल भित्ति। इसका सागरवर्ती भाग खड़ा एवं तीव्र ढाल वाला होता है, क्योंकि महाद्वीप है तो इसका ढाल कैसा रहेगा? खड़ा रहेगा, तीव्र, है ना। जबकि स्थलोन्मुख भाग मंद ढाल वाला होता है, ऊपरी सतह असमान, देखो अभी इधर डायग्राम में दिख जाएगा, ये इधर जमा होती जाएगी और तट की तरफ इसका ढाल ऐसा होता जाएगा। क्लियर? इस समुद्र के इस तरफ से उठेगा और जो तट है उसकी तरफ इसका ढाल खड़ा हो जाता है, इधर से जमती जाती जमती जाती है। समझ में आ रहा है चौधरी जी? नहीं आ रहा? ऐसा करने से थोड़ा ना आएगा, पूछिए ना फिर। आ गया? तो क्वेश्चन तो पूछो, क्या समझ में नहीं आया? जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे फिर मैं कैसे बताऊंगा आपको क्या समझ नहीं आया? क्या स्लोप? मेरे को उठना पड़ेगा ना। कौन बोला है? कौन बोला? एक ही बोल सकता है ना, और कोई कोई नहीं बोलता। देखो, ये आपका क्या हो गया, कोई स्थल वाला पार्ट हो गया, है ना। ये आपका पानी हो गया,
अब कोरल रीफ कहाँ जम रहे हैं आपके, ऐसे जम रहे हैं ऐसे, तो इनका ढाल किस तरफ है, उस तरफ कोस्ट की तरफ है। इधर क्या मिलेंगे, बहुत ऊंचे मिलेंगे, और स्लोप इनका किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। क्लियर, तो इसको बोलते हैं हम फ्रिंगिंग। दूसरी कौन सी थी, बैरियर। इसमें क्या होगा, ये कोई आपका आइलैंड है, तो यहाँ ऐसे क्या होंगे आपके, जमा हो जाएंगे बहुत सारे, ऐसे छोटी छोटी रिप्स जमा हो जाएंगे ना, यानी बैरियर टाइप में अवरोधक रूप में जमा हो जाते हैं ऐसे। इसको क्या बोलेंगे हम, ये भी किसके किनारे होंगे आपके, द्वीप या महाद्वीप के, लेकिन जो एटोल होगा वो पानी के चारों तरफ ऐसा रिंगनुमा आकृति बना लेगा ऐसे, ठीक, पानी के बीच में ही। यहाँ कोई डेड होने लग गए तो ऐसे जम गए, अब इनके बीच में क्या भरा रह गया, पानी, तो इसको हम लेगून झील बोल देते हैं। ठीक है, हो गई तीनों, आ जाऊँ वापस वहीं। हाँ वहीं जाके मिल रहे हैं, अब वो कहाँ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो कौन सा है। भित्तियां यद्यपि स्थलीय भाग से सटी रहती है, परंतु कभी कभी इनके तथा स्थल भाग के बीच अंतराल हो जाने के कारण इनमें छोटे लेगुन का निर्माण हो जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बॉट चैनल। जहाँ नावें चलती है आपकी। इस तरह की भित्तियां आपको साउथ फ्लोरिडा, मलेशिया आइलैंड और उन्हीं के सहारे मिलती है ना, फ्लोरिडा और मलेशिया। कहाँ है फ्लोरिडा, कौन सी करंट चलती है यहाँ, वाह बहुत बढ़िया। वो वो वहाँ लिखा है कीप साइलेंस, वो चलती है, उधर बताया ना। हाँ तो क्या चलता है फिर, अरे भैया लेब्राडोर में लेब्राडोर ही चलती है, कहाँ खो रहे हो। उसके बाद आता है गल्फ स्ट्रीम, फिर आता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, बताया तो था। कौन सी है, कोल्ड है या वार्म है, वार्म है, फ्लोरिडा, वार्म है फ्लोरिडा। हाँ, लेब्राडोर है ठंडी, कहाँ जाके मिलती है, जो आपकी फ्लोरिडा करंट है ये भी ऊपर जाती है, फिर न्यू फाउंडलैंड में जाके लेब्राडोर करंट से मिलती है। ठीक, ऐसे बन जाते हैं ना, कोई आइलैंड है उसके चारों तरफ ऐसे निर्मित हो जाती है। वो जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये सब का है, रीफ है। ये कहाँ का है बता सकते हो, ये मैंने अभी देखा था पुष्पा 2 में, जब वो चंदन की डील करने जाता है, आया था ना, ऐसा ऐसा सीन आया था, अगर जिसने देखी हो। मालदीव, श्रीलंका जाता है शायद, मालदीव जाता है, कहीं जाता है, श्रीलंका जाता है, या तो श्री, पर ऐसा कैसा ही होता है उसका, उसके डिब्बे को छोड़ के, डिब्बे मतलब उसकी जो उसकी वैन होती है ना, वो जैसे स्कूल का डिब्बा, हमारे यहाँ डिब्बा बोलते हैं उसे है ना, फिर उसके हेलीकॉप्टर को लेके जाता है। देखो इसका ढाल दिख रहा है ना, इस तरफ दिख रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे है ना, इधर उठा हुआ उधर बैठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी बैरियर रीफ, सागरीय तट से कुछ दूर किंतु उसके समानांतर स्थित बृहदाकार प्रवाल भित्ति को अवरोधक प्रवाल भित्ति कहा जाता है। ये सभी प्रकार की भित्तियों से लंबी, विस्तृत और चौड़ी तथा ऊंची, यानी सबसे लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और ऊंचाई को क्या बोलेंगे, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, सभी यही है ना बैरियर वाली, क्योंकि बहुत दूर दूर तक फैली होती है अवरोधक के रूप में। ये देखो, ये तो कोई आइलैंड है, अब देखो कितनी दूर तक फैला हुआ है, दिखाई दे रहा है ना, बहुत बड़ा। और इसका ढाल भी इधर ही मिलेगा, इधर क्या हो जाता है, बहुत हाइट बढ़ती जाती है इनकी। जैसा आपका ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का सबसे बड़ा है।
ठीक है। तट तथा इनके बीच विस्तृत किंतु छिछली लेगुन का आविर्भाव, यानी क्या बनेगी छिछली? झीलें। छिछली मतलब कम गहराई वाली, है ना, शैलो लेक्स बन जाएंगे क्योंकि वो जमती आ रही है तो उनकी गहराई कम हो जाएगी। ठीक है। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में लेक किधर? ईस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्ट में है ना, ग्रेट बैरियर। देखो कितना लंबा है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक। ये बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये क्या है, वहाँ का टूरिज्म प्लेस भी है, इससे उसको बहुत कमाई भी होती है। क्या? छोटे छोटे आइलैंड है, वो कोरल आइलैंड है जो बाहर आ जाते हैं ना जम जम कर। एटोल। घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति को एटोल कहा जाता है। घोड़े की नाल देखी आप लोगों ने? पहनी भी है? क्या बात कर रहे हो? नाल? अच्छा ये बताओ, घोड़े की नाल कहाँ होती है? कोई ये वाली तो नहीं समझ रहा ना, गर्दन? हाँ, जो उनके खुर होते हैं ना, ऐसी होती है, ऐसी। वो जो टक टक की आवाज आती है ना, वो इस लोहे वाली नाल होती है उसकी, है ना। तो इसकी भी आकृति कैसी है आपकी? घोड़े की नाल जैसी, या फिर आपकी जो रिंग होती है ऐसे, है ना, इस टाइप से इसकी आकृति होती है। ठीक है। डायमंड रिंग नहीं है ना। ठीक है। घोड़े की नाल, मैं तो पहले वो गर्दन समझता था, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि आप भी तो वही नहीं समझे जो मैं समझता था। ठीक है। इसकी स्थिति प्राय द्वीप के चारों ओर या जलमग्न पठार के ऊपर अंडाकार रूप में पाई जाती है, परंतु इसका कोई ना कोई भाग खुला अवश्य रहता है, वहां से इसमें पानी की आपूर्ति होती रहती है। ठीक है। ऐसा बन जाता है। इनके बीच में लेगुन होती है। एटोल लाल सागर में मिल जाएगा, इंडोनेशियन सागर, चीन सागर और इनमें अधिकता से पाए जाते हैं। अरेबियन सी में है? बताओ, बताओ ना कहाँ है। दो बार तो मैं खुद बोल चुका हूँ, बेम्बनाड। लेगुन है नहीं है? कहाँ है? अरेबियन सी में ही तो है, बे ऑफ बंगाल में है, चिल्का है, पुलिकट है। क्या है? लेगुन का ही तो उदाहरण है। ठीक है। लेकिन वो अलग टाइप से हैं, वो कोरल्स के नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं। वो किसके हैं फिर? ऐसे बनते हैं, देखो, दिख रहा है ना ये? इस समुद्र में क्या जमा हो गए? आपके कोरल्स जमा हो गए, इनके बीच में पानी भर गया, तो इससे ये कोरल रीफ बन गए। इनको बोलते हैं हम लेगून्स या एटॉल। प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? सिंपल सा फंडा है, जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया बंद हो जाए
तो जो जूजेनथेला है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया बंद कर देता है, क्योंकि प्रवास को कलर वही प्रदान करता था, तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनको कलर देने वाला कोई नहीं बचता, यानी किराए देने वाला नहीं बचता, तो मकान मालिक फिर गरीब हो जाता है, यानी उसकी जिंदगी से रंग गायब हो गए जैसे ही किराएदार गए, है ना। तो किराएदारों को मनाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, लालच देना पड़ता है ना, सब करना पड़ता है। मैं जहाँ रहता था ना, मैं तो बड़े मजे करता था। बताऊँ क्या? जब मेरे को भूख लगती थी ना, मैं उन्हीं के किचन में जाके खाता था, मैं नहीं बनाता था। फिर रिश्ते बनाने पड़ते हैं ना, ज़्यादा ही घेरे बन गए थे ना। आज तक भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है भैया, खाओ, भूख लगती तो जाया करो, है ना। कभी आप खिला दिया करो फिर, बना के आगे से, है ना। क्या क्या होगा कोरल ब्लीचिंग? प्रकाश संश्लेषण क्रिया रुक जाती है, तो जूजेनथेला मर जाते हैं, क्योंकि जूजेनथेला ही प्रवालों को क्या प्रदान कर रहे थे, रंग, तो वो रंग गायब हो जाते हैं, सफेद बन जाते हैं सारे, है ना। प्रवाल विरंजन से तात्पर्य प्रकाश संश्लेषण के अभाव में शैवालों के श्वेत हो जाने तथा फलस्वरूप शैवालों के अभाव में प्रवालों के मृत हो जाने से है। इसके कारण क्या क्या है? वही जो अपन ने कंडीशंस पढ़ी है ना, अगर उनमें डिस्टरबेंस हुआ, वही सारे कारण जो आपने दशाएं पढ़ी ना कंडीशंस, स्किन के डेवलप के लिए क्या क्या है, टेम्परेचर, सैलिनिटी, हाइट, अवसाद, क्लीन वाटर, और क्या था, गहराई, ये सब में अगर थोड़ा बहुत भी उतार चढ़ाव हुआ, तो इनमें भी उतार चढ़ाव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मानव जनित हम तो खैर हैं ही, है ना। फलस्वरूप भूमंडलीय उष्णन ग्लोबल वार्मिंग के कारण महासागरीय जल के औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से ये नहीं मिलते हैं। प्रबल एल नीनो, एल नीनो क्या करता है, ठंडी रहती है लेकिन ये तापमान को बढ़ा देता है। एल नीनो के प्रभाव में आपका प्रशांत महासागर गर्म होने लगता है। अब जब सी टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, तापमान बढ़ गया, फिर भी उनको दिक्कत। दक्षिणी दोलन, सदर्न ऑसिलेशन, ये सब एक ही नाम है ना, एल नीनो, सदर्न ऑसिलेशन। परिघटना के फलस्वरूप महासागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि हो जाती है। और ओशियन पॉल्यूशन, कहाँ मिलेंगे ओशन पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल जो इलाके रहेंगे उनके पास। पराबैंगनी विकिरण के स्तर में वृद्धि हो जाए, अल्ट्रावायलेट रेज बढ़ जाए। स्थानीय कारक जैसे अवसाद जमाव में वृद्धि, सागरीय जल की लवणता में वृद्धि हो जाए, तटीय भाग में खनन कार्य करें, ठीक है, तो उससे भी आपका पॉल्यूशन होता है, उससे भी आपके प्रवाल मरते हैं। संक्रामक, इनमें भी ना रोग फैल जाते हैं। तो कल देखे थे ना अपन, वो ब्लू ब्लू थे वो, हाँ एक एक ब्लैक भी हो गया था, तो वो क्या है, एक महामारी ही है। उनको कौन खाता है, वो मछलियां खा रही थी, अगर वो ना खाए तो वो सारे के सारे को चौपट कर जाएगी, क्योंकि वो किसको खा रहे थे, कोरल्स को खा रहे थे, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम, कोरल प्लेग बोलते हैं। उसमें भी तो बोला था ना, एक प्लेग की तरह है, ब्लैक बेड रोग, वो जो काला काला था वो, ठीक। एस्परजिलोसिस, ये भी कुछ होता होगा, है ना, आदि रोगों के महामारी रूप ले। अब ऐसा थे नहीं कि वो हमारी तरह सोशल डिस्टेंसिंग रखे, उनको कौन सिखाएगा कि कोरोना आ गया है तो कदम दूरी बनाए रखनी जरूरी है ना। तो क्या होगा, वो तो पास पास रहते हैं ना, तो एक में फैला और पूरे में फैल जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, पता चलेगा तो क्या ही रोक पाएंगे हम पानी में। रोगों के महामारी रूप लेने से प्रवालों में व्यापक स्तर पर मृत्यु होने लगती है। देखो इतने प्यारे प्यारे होते हैं ना ये प्रवाल, ये तो आपके कोरल से, अब देखना ब्लीचिंग होगी तब क्या होगा, ये बिल्कुल वाइट हो जाते हैं, वीरान जंगल। इनको हम क्या बोलते हैं, ये प्लांट्स होते हैं ना, हमने देखा था यहाँ भी रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, इनको सी रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। वर्षा वन पाए जाते हैं यहाँ भी समुद्रों में, इनको हम क्या बोलते हैं, कोरल्स को समुद्री वर्षा वन। इनकी 50 मीटर तक हाइट होती है। कल देखे थे ना पत्ती वाले पेड़, जिनमें क्या थे, सी ओटर, मजे कर रहे थे ना कल, नहा रहे थे, सी ओटर। क्या, सी रेन फॉरेस्ट, जैसे जमीन पर वर्षा वन होते हैं ना, उन्हीं के समान ये भी हरे भरे, लगभग 15 से 50 मीटर की हाइट तक रहते हैं, बड़े बड़े।
पत्तियों वाले। हाँ, पेड़ पौधे। अब आपने कल वीडियो नहीं देखा ना, इसलिए तो मैंने बोला देख लो। अब जिसने देखा वो तो समझ रहे हो कहाँ था, जिसमें ओटर घूम रहा था बढ़िया। फीमेल थी ना। शैम्पू लगा के नहा रही थी कल वो। हाँ, ठीक है। तो ये कोरल ब्लीचिंग में सब क्या हो जाते हैं आपके, वाइट हो जाते हैं सारे के सारे। देखो, एक साल में अंतर आ जाता है। ये 2014 का था, बिल्कुल रंगीन था, उसके बाद 15 और 16 में बिल्कुल वाइट हो गए। ठीक है, तो एक एक साल में अंतर आ जाता है। 15 में थोड़े रंगीन थे, 16 में बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। बहुत जल्दी परिवर्तन होता है इनमें, रोक भी नहीं पाएंगे हम ज़्यादा। इंपॉर्टेंस क्या है इनका, पूरे एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण। अगर थोड़ा सा भी कुछ डिस्ट्रॉय हुआ तो सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है। प्रवाल विभिन्न सागरीय जीवों को आवास और सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे मछलियां हो गई, अंडे कहाँ देती थी, कल देखा था सी ग्रास थी, उसको बहुत सारे अंडे दिए थे, और जहाँ पर अंडे देते हैं वो पूरा पानी कैसा हो जाता है, वाइट, पूरा वाइट दिखता है। जब उनसे बच्चे निकलते हैं, पूरे ऊपर पपड़ी आ जाती है सफेद सफेद। हम्म। डिसीज वाला ये एस्परजिलोसिस। इसमें होता है, मतलब, हाँ ठीक है। उसमें कौन सा होता है फिर, बैंड, BAND। हाँ, तो स्पेलिंग स्पेलिंग में हो गया होगा ना, दिक्कत उसमें है। बैंड, बैंड है ना, BAND। बैंड कर लेना भैया, है ना। ठीक है, धन्यवाद। अब इसमें हंसने की क्या बात है भाई, सही तो बताया है, आप लोगों को गलत हो जाता फिर। कहाँ थे अपन, यहाँ थे ना। नाइट्रोजन के साथ साथ सागरीय खाद्य श्रृंखला के लिए अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का स्रोत है। ये आपके जो रेन फॉरेस्ट होते हैं ना, उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक करते हैं कोरल रीफ। समझ रहे हो, नहीं समझे। और जैसे वन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये भी तो कर रहे हैं ना फोटोसिंथेसिस, तो ये वनों से ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं CO2 को। अगर जब यही नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, फिर हमें पसीने पसीने आएंगे गर्मियों में। 2024 सबसे गर्मा साल रहा है ना, उससे पहले कौन सा था, 23 था। हाँ। लगातार बढ़ता जा रहा है भैया, अब 25 से ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ घूम लो, कोरल रीफ देख लो आंखों से, वरना नहीं मिलेगी। 2030 तक तो सब जाओगे तो हो माय गॉड ये क्या हो गया। अब हम तो कुछ और ही पढ़ के आए थे, यहाँ तो कुछ और ही है, सारा पैसा बर्बाद है ना। कार्बन एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है भैया, नाइट्रोजन फिक्सेशन जानते हो सब, कौन करते हैं ये। देखो, जो पेड़ पौधे तो वो वायुमंडल से मुक्त अवस्था में नाइट्रोजन नहीं लेते, कैसे लेते हैं फिर, नाइट्रेट में, पहले अमोनिया में चेंज होता है। एक नाइट्रोजन साइकिल आता है ना, अमोनिया बनता है, फिर नाइट्रस या नाइट्रेट बनता है, उसके बाद पेड़ पौधे लेते हैं जो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। ठीक, ऐसे बनता है और फिर वापस से चला भी जाता है। ये जलवायु परिघटनाओं का स्पष्ट और वैज्ञानिक दृष्टि से सत्यापित साक्ष्य प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण है। कैसे होगा इस, हाँ जी, हाँ, सिंपल सी बात है ना, अगर ये मर रहे हैं तो उसके अपन को दशाएं पता है, कंडीशंस मालूम है, तो उनमें से कुछ ना कुछ घट रहा होगा, तो आसानी से पता लगा सकते हैं कि मर रहे तो तापमान बढ़ रहा है, सी में पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, संकेतक के रूप में काम करते हैं कि जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, अगर इनकी डेथ होती जा रही है तो। इनसे भोजन और दवाएं भी प्राप्त होती है। ठीक है, यह वायु तथा जल शुद्धिकरण, मृदा निर्माण और प्रदूषकों पर नियंत्रण में सहायक होते हैं। यह उच्च जैव विविधता का क्षेत्र है जो
बृहद जीन पूल उत्पन्न उपलब्ध कराती है। ठीक है, बहुत सारे काम करते हैं बेचारे। मत्स्य उद्योग प्रवाल भित्तियों पर निर्भर है सही से। हाँ, मछलियों के लिए भोजन तो चाहिए ना, वही फूड चेन। ये शाकाहारी खाएंगी, शाकाहारी को मांसाहारी खाएंगी, मांसाहारी को फिर बड़ी वाली खाएंगी। वो खाती कैसे, बढ़िया तरीके से खाती है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा देख के ना, जैसे गेंद से कैच करते हैं ना, ऐसे कैच कर रहे थे। वो देखो मुंह फाड़ रहा है तुल नहीं आएगा आपके पास, है ना। उसके लिए आपको एक गोल घेरा बनाना पड़ेगा समुद्र में जाकर। तो कैसे डिब्बे बनाए तो उन्होंने, बढ़िया वाले, है ना। प्राची, नहीं क्या नाम है इनका, आपका क्या नाम है? प्राची है ना, क्या कर रहे हैं आप? तो तुम्हें भेज दूंगा ना, क्यों फोटो ले रहे हो? गलती आपकी है ना, मांगा करो। कोई मांगता है तो मैं भेज देता हूँ, अब मैं भूल जाता हूँ ना भैया भेजना। मैंने पढ़ा दिया, अब कर्तव्य आप लोगों का, अगर नहीं मिला है तो सर को परेशान करें, फोन लगाए, मैसेज करें। 1 मिनट रुको ना, अभी लाइन पर लेता हूँ। ग्रुप में हो, रोज मैसेज आता है कौन सी क्लास होगी, कौन करता है? जो यहाँ रहता है वही तो करता है। नहीं पता आपको, मेरे नंबर नहीं है वो। उस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, सर आप इन सर से बोल दे हमारे पास पीडीएफ भेज सकते। मैसेज करता है मतलब कोई तो कर रहा होगा ना, जिसको यहाँ क्लास के बारे में जानकारी है। याद रखिए मैंने डीपी। हाँ, डीपी से मतलब ये नहीं होता खुद की फोटो ही डालो, ठीक है। नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता ना। क्या मतलब है, कोई चुरा ले, सही बता रहे हो। दिक्कत तो यही है ना, प्राइवेसी है। हाँ, छोड़ो, पढ़ लो, है ना। पढ़ाई पे ध्यान दो। वो मेरा ही नंबर है, मैसेज कर दिया करो, ठीक है। पब्लिक नहीं करना चाहता भैया, ना नंबर ना डीपी, ठीक है। इतना पॉपुलर भी नहीं, इसलिए नहीं होना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, सुन लिया मैंने, बोलो मैंने। ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था के लिए ग्रेट बैरियर रीफ मत्स्य एवं पर्यटन के रूप में प्रतिवर्ष कितने बिलियन डॉलर का योगदान देता है? 1.5 बिलियन डॉलर। अगर नहीं बचेगा तो गई उसकी अर्थव्यवस्था, ठीक है। जापान भी अब किस पर निर्भर करता है? मछलियों पर, ठीक है, मत्स्य उद्योग पर, ठीक है। तो इकोनॉमी के लिए भी है। ये आईपीसीसी की 6th रिपोर्ट है, उसमें बताया है कि दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर में प्रवाल भित्तियों का क्षरण और नुकसान लगभग 4.5 मिलियन लोगों को प्रभावित कर सकता है। इतने सारे लोग जो किस पर डिपेंड है? मछलियों पर। इसलिए तो बोलते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अच्छा, हम जब कविता बोलते थे पता है कैसे बोलते थे? देख लिया है, बालाघाट वाली वीडियो देखी होगी जरूर, है ना। हम 15 अगस्त पे ऐसे ऐसे याद करते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, और 2 मिनट में बोल के भाग आते थे। बस हो गया, तालियां बजाते थे सब, है ना, कि मछली भी चल रही है साथ में। रिपोर्ट एशिया के प्रवाल भित्तियों पर ग्लोबल वार्मिंग और मानव जनित गतिविधियों के प्रभाव के बारे में करती है बात, है ना। प्रवाल भित्ति देखो, जो जितनी भी समुद्री सतह है उसके केवल 0.1% भाग को लेता है, लेकिन उसकी बायोडाइवर्सिटी उसका 25% है। एरिया 0.1, लेकिन बायोडाइवर्सिटी का अकेले कितना है? 25% कोरल्स में है, ठीक है, जिसमें आपका मत्स्य पालन भी शामिल है। प्रवाल भित्ति मत्स्य पालन क्षेत्र में कौन कौन है? दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3.35 मिलियन और हिंद महासागर में 1.5 मिलियन मछुआरे हैं। इनका जीवन इसी से चलता है, मछुआरों का, मछलियों पर निर्भर है। अगर मछलियाँ गई तो फिर आप लोगों के एरिया में आएंगे ये, फिर संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, फिर बेरोजगारी बढ़ेगी, वैसे ही बेरोजगारी बहुत है ना। हाँ, भारतीय तट के साथ 2016, अच्छा, अभी एक न्यूज चल रही है कि जो हमारी कोस्टल लाइन है वो बढ़ गई है, 11,098 किलोमीटर हो गई है। जो कितनी थी? 7,516 थी, वो 11,098 किलोमीटर इतनी बढ़ गई, मतलब इंडिया बड़ा हो गया नीचे से। वो देखो, वो मापी थी 1970 में,
जब कैसे मापी थी, जैसे अपना इंडिया ऐसे है तो उन्होंने सीधा ऐसे ही ले लिया। अब लाइन कैसे हमारी कटी फटी है, तो अब हमने सैटेलाइट से मापी ना, तो वो पूरा लाइन आया ऐसे 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 घूम घूम कर, तो वो हो गई 11,098 किलोमीटर। वो कब से चलती आ रही थी, जो हम पढ़ रहे हैं 1970 से। अब तो सब बदल गए हैं ना। 11,098 किलोमीटर, 98, 11098 किलोमीटर कोस्टल लाइन इंडिया की। दुगुना होने में 3,000 कम में। दो 2016 के ब्लीचिंग प्रकरण के दौरान मूंगों के बीच एक विविध विरंजन और पुनर्प्राप्ति पैटर्न देखा गया था। एक्रोपोरा में विरंजन अधिक था। ये कोई प्रजाति है ना, उसका नाम है एक्रोपोरा। इसके बाद पोराइट्स, इसमें 60.45% का स्थान था, यानी इतने भाग में कोरल ब्लीचिंग हो चुकी है। जबकि फेविट्स, सिम्फिलिया, फेविया, प्लेटाइरा और गोनियास्ट्रिया में मध्यम से कोई विरंजन नहीं देखा गया, यानी इनमें कम है, लेकिन उन 2-3 में ज़्यादा हो रहा है। इंडोनेशिया में पापुआ प्रांत, फिलीपींस, जापान, भारत, उत्तरी मालदीव, फारस की खाड़ी और लाल सागर में सापेक्ष जोखिम अधिक पाया गया है। इनकी तुलना में इनमें जोखिम ज़्यादा है। जलवायु परिवर्तन, अन्य मानव जनित गतिविधियों के साथ इन आवासों के लिए एक खतरे के रूप में पहचाना गया है। ठीक है, यानी निकट भविष्य में इनको खतरा है। थैंक यू। सब बोल रहे हैं आपको धन्यवाद, हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, है ना। ठीक है भैया, आगे कुछ है? कुछ नहीं है तो समझ में आया, नहीं आया हो तो कल पूछ लेना। ठीक है, वैसे टाइम हो गया है ना, 9 बज चुके हैं। बताइए, कोई समस्या, कोई डाउट किसी पर? हाँ, कंटेंट भेज दूंगा, मैसेज कर देना, है ना।